हेलो गाइज, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका भी हम लोग मेल वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम 3 लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं और अब हम लोग 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान सुनिए, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको सबसे पहले वो तीनों लेक्चर अच्छे से देखना है, उसके बाद इसमें आना है, एक एक चीज को आपको नोट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर जो हम डायग्राम बनाए हुए हैं, ये डायग्राम आपका मेल का पोर्शन वाला है, यानी वही वाला पोर्शन जो हम लोग शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, वासा डिफरेंस, एम्प्यूला, सेमिनिफरस वेसिकल, सॉरी सेमाइनल वेसिकल, ये सारा चीज इसमें है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये डायग्राम कहाँ से है और कैसे लिया गया है। आपको पता होगा जो हमारा सीमन बन रहा है, जो स्पर्म बन रहा है, वो स्पर्म आपका यहाँ बन रहा है। यहां से ये ट्रेवल करते हुए जाएगा और जाते जाते इसके पीछे से निकल रहा है। देखिए ये आपका यूरेटर है, क्या है? यूरेटर। ये यूरेटर है, ये कहां से कनेक्टेड है? आपका किडनी से, यानी यहां पर आपका किडनी है, किडनी से यूरेटर आया। ये यूरेटर जो है, इसमें ये आपका जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेटर, लेकिन हमारा जो ये गया आपका, ये जो पाइप गया, ये पाइप जो आपको गया, जिसको हम लोग बोलते हैं वासा डिफरेंस, ये वासा डिफरेंस मानिए ये आपका यूरिन, ये आपका यूरेटर है। यूरेटर के नीचे से गया, पीछे से, और गया और इसके ऊपर से आया। अब देखिए इसको, इस फुला हुआ पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। और इस एम्प्यूला में हमारा स्पर्म कभी कभी रहता है, यानी कलेक्ट होकर रहता है। कहां पर? एम्प्यूला में। अब देखिए इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी ये इस साइड से समझ रहे हैं तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर का ये ऊपर वाला पोर्शन है, यानी ये सबको ऊपर झूला हुआ है यूरिनरी ब्लैडर, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जहां पर यूरिन है। तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरेटर है। यूरेटर कहाँ से जुड़ा हुआ है? किडनी से। ये अपना आप यूरिन लाके इसमें जमा किया। और ये हमारा वासा डिफरेंस है, ये इधर वाला टेस्टिस का है। ये टेस्टिस, ये टेस्टिस, ये। अब देखिए ये हमारा एम्प्यूला है, और एम्प्यूला से थोड़ा अगर हम आगे जाते हैं तो हमें एक सेमाइनल वेसिकल मिलता है। क्या मिलता है? सेमाइनल वेसिकल। अब देखिए अभी भी हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे, सेमाइनल वेसिकल का क्या काम है, एम्प्यूला का क्या काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड का, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सब को हम लोग अलग अलग डिटेल में भी पढ़ेंगे। बट मैं अगर शॉर्ट में बोलूं तो ये सेमाइनल वेसिकल है, ये आपका सेमाइनल फ्लूइड छोड़ता है। क्या सीक्रेट करता है? सेमाइनल फ्लूइड। मानिए यहाँ पर कुछ भी सीक्रेट करेगा तो जहां स्पर्म आया उसमें ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आगे जाके बनाता है आपका एजैकुलेटरी डक्ट। और देखिए यहां पर एक और ग्लैंड होता है साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट काम है, ये भी कुछ ना कुछ ऐड करेगा आपका सीमन में। ये भाई हम लोग अभी आगे समझेंगे। उसके बाद थोड़ा और आगे जाए तो हमारा आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या आता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखिए इसी का दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम है? काउपर्स ग्लैंड। देखिए उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो यहां पर जो हमारा यहां से जो आया, यानी यहां से जो आपका सीमन आया, ये आके आपका इसमें आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। ये देखिए यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा। अब देखिए हमारा जो पेनिस है, यानी इसको हम लोग पूरा बोलते हैं पेनिस। ये वाला आपका है पेनिस, यानी ये ह्यूमन का पेनिस है। अब देखिए पेनिस जो है एक ही मसल से बना हुआ नहीं है, कुछ स्पेशल मसल से बना हुआ है, इसीलिए इसमें इरेक्टाइल यानी इरेक्शन का इसमें एक स्पेशल प्रोसेस होता है, फंक्शन होता है, और उस फंक्शन को निभाने के लिए इसको स्पेशल मसल चाहिए, यानी पेनिस इरेक्ट होता है। अब देखिए ये जो पेनिस बना हुआ है, तो देखा जाए तो देखिए ऐसे ये ऑलरेडी 2-3 मसल्स का बना हुआ होता है। जो बीच वाला ये खाली जगह है जहां से यूरिन आ रहा है। क्या आ रहा है? यूरिन। और इसी से आपका सीमन भी निकलेगा, यानी यही रास्ता से यूरिन भी आ रहा है, ये इसमें यूरिन है आपका, और इसी से हमारा सीमन भी आएगा। अब देखिए ये तो खाली जगह हो गया। इसके बाद जो जस्ट मसल्स होता है, उस मसल्स का नाम है आपका कॉर्पस स्पोंजियम। क्या नाम है? कॉर्पस स्पोंजियम। यानी ये अपना खाली जगह है, उसके बाद जो ये मसल्स है इसको घेरा हुआ है, उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियम। और फिर कॉर्पस स्पोंजियम के बाहर जो मसल होता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ध्यान से सुनिए, ये पेनिस है, इसके बीच में जो खाली है उसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, जहां एकदम नाली टाइप से जो है, और उसको जो कवर किया हुआ है लेयर, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियम।
फिर कॉर्पस स्पोंजियम के बाद जो मसल है उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। यही दोनों मसल जिम्मेदार है आपका पेनिस को इरेक्शन करवाने के लिए। अब देखिए ये आपका पूरा पेनिस है, ये हम लोग बोलते हैं इसको ग्लांस पेनिस। इसको फिर हम लोग थोड़ा सा ऐसे, यानी अगर इस टाइप से इसको हम लोग थोड़ा उल्टा करके देखते हैं तो ऐसा कुछ बनता है। ये देखिए हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से क्या आपका जुड़ा हुआ है, यूरेटर। यूरेटर यहाँ पर है किडनी, किडनी से यूरिन आएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर में जमा होगा तो यहां पर इस जगह में इंटरनल स्पिंटर, यानी वहां पर गेट होगा। क्या होगा बच्चों, गेट। कहां पर गेट है, यहां पर। अगर हम इधर से देखते हुए जाए, इधर से हम देखते हुए जाए तो पहला ये स्पिंटर आया, तो इसके कंपेयर में ये एक्सटर्नल है, ध्यान रहे। ये इंटरनल है तो ये एक्सटर्नल है। टोटल 2 गेट है। कितना गेट है, 2 गेट, एक ये और एक ये आपका जो होता है ये इनवॉलेंट्री होता है। मतलब अगर हमारा यूरिन यहां से आया, यूरेटर से आके इसमें ओवरलोड हो गया यानी भर गया है, तो ये गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। यानी ये गेट इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारा कंट्रोल में नहीं है, ये गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा तो आपका यूरिन यहां तक आ जाएगा। यहां तक आने के बाद इस स्फिंक्टर का नाम है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल क्यों बोल गया, क्योंकि इसके हिसाब से ये बाहर है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल। ये वॉलेंट्री होता है, यानी ये आपके कंट्रोल में होगा। आप चाहिएगा तभी ये गेट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, ये फट जाएगा। लेकिन ये गेट आपके कंट्रोल के बिना नहीं खुलने वाला है। देखिए टोटल 2 स्फिंक्टर है, यूरिन को कंट्रोल करने के लिए टोटल 2 स्फिंक्टर है। एक तो जस्ट यहां पर है, ये आपका इनवॉलेंट्री है, यानी आप के हाथ में नहीं है। ये जैसे ओवरलोड होगा खुल जाएगा, खुलते यहां यूरिन यहां तक आ गया, यहां तक आ जाएगा तो फिर ये ऑटोमेटिक नहीं खुलेगा। ये वॉलेंट्री है, यानी ये हमारा कंट्रोल में है। इसको हम लोग समझ गए। अब देखिए यहां पर जो है आपका आता है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा ये भी हमारा देखिए इसी का ट्रैक्ट का यही पोर्शन आता है। ये यहां से आया, मानिए ये हमारा भाषा डिफरेंस, ये आया, यहाँ पर 2 मिक्स हुआ, फिर यहाँ से सिंगल चल रहा है, ये फिर यही ऐसे बल्जिंग हुआ, फिर इसी से पेनिस। तो ये पूरा एक ट्रैक्ट है। इस ट्रैक्ट का ये बीच वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। ये 2 से 3 सेंटीमीटर तक लंबाई होता है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा का। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो ये स्फिंक्टर, और फिर ये स्फिंक्टर के बाद यहाँ पर एक ग्लैंड, इसको बोलते हैं हम लोग काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखिए ये सब अलग अलग सीक्रेशन छोड़ता है, क्या सीक्रेशन यहाँ रिलीज करेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए उसके बाद हम लोग जाते हैं तो इसके बाद स्फिंक्टर के बाद जो इतना सारा और जगह बचता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। देखिए मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वो 1 से 2 सेंटीमीटर, ये प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई, और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा आपका 1 से 2 सेंटीमीटर लंबाई। उसके बाद अगर आगे जाए तो यहां से जो है हमारा पेनिस स्टार्ट हो जाता है। कहां से, यहां से पेनिस स्टार्ट होता है। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये रूट ऑफ पेनिस, ये हमें दिखाई नहीं देता, ये हमारा इंटरनल पोर्शन है, रूट ऑफ पेनिस ये। उसके बाद ये वाला पोर्शन यहां से ये, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनिस। क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ पेनिस। और एंड टू एंड ये वाला जो बल्जिंग वाला पोर्शन है, जो थोड़ा बल्ज है, थोड़ा उभरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। बच्चों ध्यान से देखिए, ये हमारा यूरेटर है, ये किडनी है, किडनी से यूरेटर क्या लाया, यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो गया। उसके बाद आगे का प्रोसेस यूरिन निकलेगा ये। अब देखिए इसी नली से, इसी रास्ता से हमें सीमन को भी निकालना है, स्पर्म को भी निकालना है। तो वो कहां से जाएगा, ये हमारा इधर टेस्टिस है, इधर टेस्टिस है, ये टेस्टिस यहाँ से वासर, ये आपका आ गया, ये इसमें नहीं घुसेगा। क्या यूरिनरी ब्लैडर में आपका स्पर्म सीमन नहीं आएगा, तो फिर सर वो कहाँ है, वो इसके पीछे है। इसका प्रोसीजर एम्पुला वगैरह जो हम नहीं दिखाए, यहाँ जो दिखाए आपको वो आपका पीछे एम्पुला वगैरह में जाएगा, फिर इधर जाके कॉमन हो जाएगा, और इधर जाके जैसे कॉमन होगा फिर सेम नली यहां से यहां तक, फिर वो वही रास्ता जिससे आपका यूरिन गया, उसी रास्ते से आपको सीमन को भी निकालना है। ध्यान रहे जो पहला वाला होता है इंटरनल स्फिंक्टर, वो आपका इनवॉलेंट्री होता है, और ये आपका वॉलेंट्री होता है। अब देखिए जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसको आपको ध्यान से देखना है, डायग्रामेटिकली समझना है कि ये जो यहाँ पर घोष पोष दिख रहा है, बट ये ऐसा एग्जैक्ट में नहीं है, बट ये मजबूरी है ऐसा डायग्राम बनाना। देखिए ये जो है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये पीछे है, ये वाला गोल्टो, और ये सब उसके ऊपर है, ये इधर से गया और ये इधर से आया। उसके बाद ये आपका एजोकुलेटरी डक्ट है, फिर आगे जाके ये प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर अलग अलग ग्लैंड्स, फिर हमने पेनिस बताया, फिर हमने बताया कि पेनिस में 2 प्रकार का मसल्स होता है। एक हो गया आपका कॉर्पस स्पोंजियम। कॉर्पस स्पोंजियम कौन सा है, ये यूरेटर,
यानी एकदम बीच में जो खाली, जहां से टॉयलेट आपका आ रहा है यूरिन, ये खाली, उसके बाद वाला जस्ट जो मसल है पेनिस में, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियम। उसके बाहर वाला मसल को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। ठीक है बच्चों, ये पेनिस, ये ग्लांस पेनिस। और अभी इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर आप लोगों में आगे इसका क्या है और क्या प्रोसेस से क्या चलेगा, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हाँ तो बच्चों, अब आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड का हम लोग इंपॉर्टेंट रोल समझ रहे हैं कि इनका क्या काम है हमारा सीमन में, और ये क्या क्या चीज ऐड करते हैं। वैसे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यानी हम लोग 5th लेक्चर में पूरा डिटेल से आपका सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, उन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट हम लोग कुछ अभी शॉर्ट में समझते हैं कि इनका क्या वर्क है। और एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको याद रखना है, कोआगुलेशन ऑफ सीमन। क्या याद रखना है? कोआगुलेशन ऑफ सीमन, यानी सीमन को जमने में, यानी सीमन को जो है वो जम जाता है, उसको जमने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? और फिर जब सीमन जम जाता है उससे क्या फायदा है, और उसमें स्पर्म का क्या फायदा है, और फिर आगे जाके उसका लिक्विफिकेशन कैसे होगा, फिर से वो सीमन जो जम गया था वो फिर से कैसे लिक्विफाइड होगा, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, यहां पर लिखा हुआ है आपका सेमिनल वेसिकल। अब देखिए, सेमिनल वेसिकल से जो भी निकले फ्लूइड, उसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो आपका निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफिब्रिनोलाइसिन। देखिए, सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड, उसमें से एक एंजाइम का मैं नाम बोल रहा हूं, फिब्रिनोजन। क्या बोलते हैं? देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड अभी हम लोग पूरा नहीं पढ़ रहे, ना ही सेमिनल वेसिकल का पूरा पढ़ रहे हैं। सेमिनल वेसिकल से जो भी निकल रहा है उसको हम लोग अभी नहीं देख रहे, उसका सिर्फ एक एंजाइम देख रहे हैं, उसका नाम है फिब्रिनोजन। देखिए, ये क्लॉटिंग ऑफ कोआगुलेशन में हेल्प करता है, सॉरी, क्लॉटिंग ऑफ सीमन में। देखिए, फिब्रिनोजन को हम लोग क्लॉटिंग एंजाइम बोलते हैं, यानी ये क्लॉट बना देता है, यानी सीमन को ये थोड़ा सा गाढ़ा टाइप से कर देता है, लिक्विफिकेशन को कम कर देता है सीमन का। कौन? फिब्रिनोजन। इसको सीक्रेट कौन कर रहा है? सेमिनल वेसिकल। ये क्लॉटिंग एंजाइम है, ये क्या क्या सीमन को क्लॉट कर दिया, यानी हमारा सीमन अब तक थोड़ा लिक्विड टाइप से था उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया। अब देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला प्रोफिब्रिनोलाइसिन, ये भी ये इनएक्टिव एंजाइम है, यानी ये जो है इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है, इनएक्टिवेट क्लॉटिंग है। इसका काम क्या है? ये थोड़ा देर बाद इस एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा। सोचिए, ये कर रहा था क्लॉटिंग, फिब्रिनोजन का काम है क्लॉटिंग करना, और इसको कोई इनएक्टिव कर देगा तो वो क्लॉटिंग नहीं करेगा, और यानी अगेन फिर से लिक्विफाइड हो जाएगा। ध्यान समझिए, सीमन लिक्विफाइड था, लिक्विड टाइप से था, उसको ये गाढ़ा कर दिया, फिर ये इसका काम को दोबारा कैंसिल कर देगा, तो फिर हमारा सीमन कैसे हो गया? लिक्विफाइड हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, हमारा सीमन पहले से लिक्विफाइड था, थोड़ा सा पतला था, उसको ये गाढ़ा कर दिया, ये क्या करेगा? इसका काम को कैंसिल कर देगा, तो गाढ़ा से फिर दोबारा कैसे हो जाएगा? पतला, यानी लिक्विफाइड हो जाएगा। या ध्यान से देखिए, ये जो है क्लॉटिंग एंजाइम, ये प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा से निकलते हुए एजोक्लेशन, देखिए हमारा जो सीमन का भी एजोक्लेशन हुआ, वो एजोक्लेशन कैसे हुआ? मानिए हमारा जो सीमन निकला वो कोगुलेटेड फॉर्म में निकला, यानी जम गया है। उसको कौन कोगुलेशन किया? फिब्रिनोजन। इसको कौन सीक्रेट किया? सेमिनल वेसिकल। और इसके साथ एक और एंजाइम यहां से प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज कर दिया हमारा सीमन में, यानी अभी हमारा सीमन में दो एंजाइम है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एक तो है प्रोफिब्रिनोलाइसिन और एक है फिब्रिनोजन। इसका काम हम लोग समझ गए, ये सीमन को क्लॉट कर दिया है। अब आगे क्या होगा? हमारा इजोकुलेशन होगा कोगुलेटेड फॉर्म में। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ऑफ इजोकुलेशन, यानी इजोकुलेशन का 15 से 20 मिनट बाद अब ये एक्टिव होगा। ये एक्टिव पहले हो गया था, ये सीमन को कोगुलेटेड करके ला रहा है, वहां से जमा हुआ सीमन हमारा आ रहा है, ये भी उसके साथ आया, बट इसका काम क्या है हमें पता नहीं चला। यानी इजोकुलेशन के 15 से 20 मिनट बाद ये अपना काम दिखाएगा। ये क्या करेगा? 15 से 20 मिनट बाद ये प्रोफिब्रिनोलाइसिन जो है ये फिब्रिनोलाइसिन बन जाएगा, यानी ये अभी तक कोगुलेटेड सीमन में पड़ा हुआ था। 15 से 20 मिनट बाद ये एक्टिव हुआ, और ये एक्टिव होकर क्या किया? ये प्रोफिब्रिनोलाइसिन से फिब्रिनोलाइसिन बन गया। अब ये जैसे ही एक्टिव हुआ, अब ये इसको इनएक्टिव करेगा,
किसको इनएक्टिव कर रहा है? जो कोगुलेटेड कर रहा था, क्लॉटिंग कर रहा था, उसको इनएक्टिव कर दिया तो हमारा सीमन फिर से कैसा हो गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया। बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं, ये सेमाइनल वेसिकल है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। सेमाइनल वेसिकल से आपका निकला फिब्रिनोजन एंजाइम, ये क्या किया? हमारा सीमन को क्लॉट कर दिया, यानी जम गया, सीमन आपका जो है वो जम गया। और उधर से आपका उसी टाइम रिलीज हुआ था प्रोफिब्रिनोलाइसिन, जो अभी इसमें पड़ा हुआ है, इस सीमन में, कोगुलेटेड सीमन में। अब हमारा सीमन इजोकुलेट हो गया, निकल गया। सीमन जैसे ही निकल गया, अब वो जो प्रोफिब्रिनोलाइसिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड से आया था वो एक्टिव हो गया 15 से 20 मिनट बाद। एक्टिव होके वो क्या करेगा? वो जैसे ही एक्टिव होगा वो फिब्रिनोजन को इनएक्टिव कर देगा। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग कर रहा था, क्लॉटिंग खत्म, फिर से हमारा सीमन हो गया लिक्विड। अब देखिए सवाल ये उठता है कि सर सीमन को जब हम लिक्विफाइड करना ही था 15 से 20 मिनट बाद, तो मेल जेनाइटल ट्रैक्ट में उसको कोगुलेटेड फॉर्म में करने का क्या जरूरत था? आप सवाल को सोचिए। जो सीमन निकला वो कोगुलेटेड 15 से 20 मिनट बाद फिर वो लिक्विड हो गया, तो उसको क्या जरूरत है ऐसा करने का? देखिए ध्यान सुनिए, ये क्यों करता है। अगर सीमन हमारा कोगुलेटेड रहेगा, देखिए स्पर्म को हम इमोटाइल कर चुके हैं, कहां पर? एपिडाइडमिस में। अब हम सीमन को भी गाढ़ा कर देंगे, सीमन भी गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा स्पर्म का वहां मोटिलिटी यानी चहल पहल कम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जितना कम आपका स्पर्म जो है वो चहल पहल करे, जितना कम मोटिलिटी दिखाए, जितना कम दौड़ कूद करे, उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको दौड़ना कहां है? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। और उसका एनर्जी हम जितना कंजर्व करेंगे मेल के अंदर उतना हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसके पास उसका उतना एनर्जी बचेगा, तब उसको फीमेल में एक लंबा रास्ता तय करना है। तो देखिए हमारा सीमन कोगुलेटेड हो गया, ये हुआ तो लेस एरिया फॉर स्पर्म टू शो मोटिलिटी। जैसे वो गाढ़ा हो गया तो अब सीमन को कम जगह मिलेगा चलने फिरने के लिए। भाई सीमन में ना स्पर्म है। अब देखिए इससे क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्पर्म। इससे हमारा एनर्जी बचेगा किसका? स्पर्म का। अब जैसे ये फीमेल के अंदर मानिए आपका सीमन गया, फीमेल के अंदर गया, तो ये क्या होगा? फीमेल के अंदर जाने के बाद ताकि वहां से जो है कोगुलेटेड सीमन रहेगा, उसको निकल भी नहीं सकता जल्दी से बाहर, वापस आ भी नहीं सकता क्योंकि जमा हुआ फॉर्म में। और फिर 15 से 20 मिनट बाद जब वो फिर से लिक्विड होगा तो वहां पर हमारा फिर स्पर्म दौड़ना स्टार्ट करेगा और फिर वो फर्टिलाइजेशन के लिए आगे की तरफ दौड़ेगा। ये एनर्जी अगर हम कंजर्व नहीं कर पाते तो फिर वहां शायद वो उतना अच्छे से मोटिलिटी नहीं शो कर पाता। यानी हम यहाँ पर स्पर्म को भी इमोटाइल कर दिए और हम सीमन को भी कोगुलेटेड कर दिए मेल ट्रैक्ट के अंदर, ताकि वो इमोटाइल है फिर भी अगर थोड़ा सा उसमें मोटिलिटी रहा तो हम सीमन को इतना कोगुलेटेड कर दिए हैं, इतना जम गया है कि उसके अंदर वो उस मोटिलिटी शो नहीं कर सकता है। इससे एनर्जी बचेगा, एनर्जी बचेगा तो फीमेल ट्रैक के अंदर वो काम आएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको ध्यान से नोट कीजिए, अच्छे से एक एक चीज को समझिए। और फिर वही बात, जिस बच्चे को भी हमारा चैनल अच्छा लग रहा है कीस्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा देखिए, क्योंकि समझना जरूरी है बच्चों। हम स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते, एक एक चीज को समझिए, सब चीज रिलेटेड है। और अगर कहीं भी हमारा लिंक टूट जाता है फिर हम उसको दोबारा बाद में एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए अभी और इसी वक्त अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है इसको देखिए, पीछे वाला लेक्चर देखिए, शुरू से देखिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स।